हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई संबंधित कार्यों को लगातार कर रहे होंगे। यूपी टीईटी की जो परीक्षा है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, और सीटेट की जो परीक्षा है, ये दोनों परीक्षाएं टीचिंग एग्ज़ाम के लिए एक फ़िल्टर का काम करती हैं। जो टीचिंग वैकेंसी आती हैं उनको पहले ये परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, और अभी आपने देखा होगा हाल ही में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको भी इस परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा। ऐसा जो है कोर्ट ने आदेश किया है कि 2 साल का समय उनको दिया जा रहा है और वो यूपीटीईटी की परीक्षा पास कर लें। तो आप समझ रहे होंगे इसका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा हो गया है आपकी जॉब के लिए। मैंने आपको यूपीटीईटी का पूरा सिलेबस एक वीडियो आपको दे चुके हैं 2 से 3 दिन पहले, और मैंने आपसे बोला था कि पहले मैं आपको दिखाऊंगी इसका किस तरह से इसका पैटर्न आता है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको दिखाएंगे, कैसे आप किस तरह से आप अपना ओवरव्यू बनाएं। जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, उसको समझने का प्रयास करें। हाँ, हर किसी विषय में आपके पास इतना समय नहीं है कि आपको पीएचडी करनी है। ठीक है, पीएचडी करने का मतलब इतना डेप्थ में नहीं, आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वरना हर एक जो 5 सेक्शन है आपके, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत कह सकते हैं, ईवीएस है, मैथ है और सीडीपी जिसे कहते हो, ये बहुत ब्रॉड सेक्शन है। आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। तो ये देख लीजिए आप किस तरह से जो आज प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र आए हुए हैं उसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित था? जो कोहलर था, आपने नाम सुने होंगे, जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, कोहलर। उसमें से जो कोहलर थे वो किससे संबंधित हैं? आज मैं आपको इनके एक भी ठीक है, आप सिर्फ प्रश्न और प्रश्न का पैटर्न देख लीजिए। उसके बाद अभी आपको कुछ भी नहीं पता होगा, और अगर मैंने इसके क्वेश्चन और आंसर क्वेश्चन आंसर बता भी दिए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सिर्फ आंसर रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, किस तरह से चीज़ें होती हैं और किस तरह से आपको कितना पढ़ना है। जैसे आपने थॉर्नडाइक पढ़ना है, कोहलर पढ़ना है, पियाजे पढ़ना है, तो उनसे संबंधित क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो कोहलर ने किससे संबंधित, निम्न में से किससे संबंधित है? अगला प्रश्न है आपका, मैकडूगल, उनकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनकी संख्या क्या है? मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियों की संख्या क्या है? फिर मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? समझ, समस्या, सृजनात्मकता, अनुप्रयोग। आपको पता नहीं होगा कि मानसिक उद्वेलन होता क्या है। जब प्रतिमान नहीं पता है, सैम्पलिंग नहीं पता है, मानसिक उद्वेलन नहीं पता है, तो आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आज आप समझ लें कि आपको किस तरह से पढ़ना है। और संभवतः अगर हो सका तो मैं अभी आपको एक दूसरी क्लास अपलोड करूँगी, जिससे चीज़ें कंटिन्यू आपकी, जब तक आपका टिल एग्ज़ाम यानी कि 29 और 30 जनवरी को 2026 को एग्ज़ाम नहीं होता, तब तक आपको चीज़ें कंटिन्यू मिलती रहेंगी। नेक्स्ट 4th नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? ये हो सकता है जिन लोगों ने 12th या ग्रेजुएशन लेवल पे एजुकेशन किया हो तो उनको याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक होते हैं? मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह। तो नमनीयता क्या होता है आपको नहीं पता होगा, मौलिकता क्या होती है और प्रवाह क्या होता है। ठीक, तो इन सभी चीज़ों के जो अर्थ आप नहीं समझोगे, जब तक इनकी समझ नहीं बनेगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, युयुत्सा। युयुत्सा, युयुत्सा क्या है? मूल प्रवृत्ति है, चिंतन है,
कल्पना है या फिर संवेग है। प्रश्न आप देखिए किस तरह से आते हैं। नेक्स्ट है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, बच्चों को कौन कौन किसके इफेक्ट डालते हैं उनके डेवलपमेंट के ऊपर। आर्थिक तत्व डालता है या नहीं, वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, कौन से तत्व होते हैं जो एक बच्चे के ऊपर सोशल इम्पैक्ट या सोशल डेवलपमेंट को उसके प्रभावित करते हैं। शारीरिक शिक्षा का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। तो शारीरिक शिक्षा का नियम कौन सा हो गया, मानसिक विकास से संबंधित भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध, द्रुतगामी विकास का नियम और अनियमित विकास का नियम। ये नहीं पता होगा आपको संवेग क्या होता है, कल्पना क्या होती है, द्रुतगामी क्या होता है। आज के इस वीडियो में आप सिर्फ प्रश्नों को देखिए किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। मैं हर एक प्रश्न का किस तरह से उसका आंसर क्या होगा, उसका मतलब क्या होता है, हर एक चीज़ आपको डेप्थ में समझाई जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत नहीं है अनुकूलित प्रत्यावर्तन, समान प्रतिमान, परस्पर संबंध का सिद्धांत या फिर निरंतर विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या आया हुआ है। ये इसमें आपको दे दी गई है एक डेफिनेशन, परिभाषा, उसको बताना है कि आप किसने इस परिभाषा को दिया है। तो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको पता नहीं होगा प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, स्मृति, चिंतन, मेमोरी, इनमें अंतर क्या होता है, तो फिर तब तक आप प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। प्रश्न नंबर 13, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि का स्तर क्या होगा। अगर आपने कल का वीडियोस देखा होगा तो मैंने उसमें बुद्धि लब्धि जो डीएलएड में पढ़ा रहे हैं वही पूरा सिलेबस है। तो औसत बुद्धि लब्धि या जो एवरेज बुद्धि लब्धि होती है वो इससे आप अगर देखा होगा आपने वीडियो तो इसको कर सकेंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। ऐसे मैं आपको आंसर बता सकती हूँ लेकिन अभी आप सिर्फ देखिए क्योंकि क्वेश्चन आंसर रटना नहीं है। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है। ब्लूप्रिंट ये भी मैंने आपको जो अगर डीएलएड की जो बच्चे मेरे रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनको मैंने पढ़ाया हुआ है। क्रियात्मक शोध क्या होता है, ब्लूप्रिंट क्या होता है, वो ये प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था। विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था को किसने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। MPPI का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया है। जो बच्चे कंटिन्यू क्लासेस लेते हैं उनको इसमें से आधे प्रश्नों के उत्तर पता होंगे। अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है। लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है। शैशवाकाल का समय कितना होता है। ये सारे प्रश्न जो हैं आपके डीएलएड प्रथम वर्ष में, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर चारों सेमेस्टरों का मिला हुआ सिलेबस है। और अगर आपने उसको कंटिन्यू अच्छे से करा है तो आप यूपीटीईटी की परीक्षा को आसानी से कर पाएंगे। आप देख रहे होंगे वही सारे प्रश्न रिपीटेड होकर के आ रहे हैं जो आपने अभी डीएलएड की परीक्षाओं के लिए पढ़े हैं। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या होता है। अधिगम, अधिगम मीन्स लर्निंग, क्या होता है सीखना। समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है।
मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, या फिर एक स्वतंत्र क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली को प्रतिपादित किया? जॉन डीवी, ब्लूम, किलपैट्रिक या फिर हर्बर्ट ने? देख रहे हैं आप किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? क्रैशमर, स्प्रेंजर, कैनन या फिर जुंग ने? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका था? क्रिएटिविटी क्या होती है, सृजनात्मकता क्या होती है, ये सारी चीज़ें और किस तरह से इनका मानसिक प्रोसेस, किस तरह से ये आपको असर करती हैं, किस तरह से आपको इनको देखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। भाषा का विकास जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप होता है, व्याकरण के प्रशिक्षण के फलस्वरूप होता है, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है, या फिर परिपक्वता के फलस्वरूप होता है। तो इनमें से किसके फलस्वरूप होता है बच्चों में भाषा विकास? B.F. स्किनर के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। टोटल CDP में 30 प्रश्न आते हैं, 30 क्वेश्चंस आते हैं, और मैंने बताया फुल टोटल कितने मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का होता है। उसमें 5 सेक्शन होते हैं, उन 5 सेक्शनों को उसमें प्रत्येक में 30-30 प्रश्न आते हैं। तो CDP में 30 प्रश्न। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने बताया? अभी ये क्वेश्चन अगर आपको एक बार पता होगा तो इससे 2 क्वेश्चन सही हो रहे थे। अभी ऊपर पूछा गया था मैकडूगल की कितनी मूल प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, तो अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो ये बता देंगे, मैकडूगल की 14 यानी कि 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। इसमें देखिए, इसमें आंसर भी आ गया है, ये 14 प्रकार से। इसलिए कहा जाता है कि एग्जामिनेशन हॉल में माइंड को शार्प करके बैठना चाहिए। कोई कोई प्रश्न उसी चैप्टर में से, उसी क्वेश्चन पेपर में एक से दूसरे दिए होते हैं कनेक्ट करके। नेक्स्ट प्रश्न है 27, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? डम्पिल का, मैकडूगल का, मन का या फिर रॉस का? नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? अगला प्रश्न नंबर 29, 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बुद्धि के कई सारे कारक होते हैं, उन सबका अक्सर कुछ कोई ना कोई प्रश्न आ ही जाता है। तो थॉर्नडाइक, स्टर्न, बर्नन या फिर स्पेयरमैन। ये तो थे आपके CDP के 30 प्रश्न, और ये आगे ये हिंदी का सेक्शन दिया हुआ है। आगे ये हिंदी का, तो हिंदी भी कितने नंबर की आएगी? हिंदी भी आपकी 30 नंबर की आएगी। CDP 30 नंबर की, 30 नंबर की हिंदी। देखिए किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। ये आपको दे दिया गया है पूरा पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर आपके प्रश्न आ रहे हैं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, मैंने कहा अगर आप मुझसे कनेक्टेड हैं, मेरी चीज़ों को देख रहे हैं कंटिन्यू, तो मैंने कहा था जो अनसीन पैसेज होते हैं या जो इस तरह के अपठित गद्यांश होते हैं, उनमें कौन सा गाना याद रखना है आपको?
तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। ठीक है, तो जो गद्यांश कह रहा है, जो अपठित गद्यांश कह रहा है, आपको उसी में से का आंसर करना है। आपको अपना दिमाग फॉलो नहीं करना, अपना दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी। अगर ये कह रहा है ये गलत है, रात में सूर्य निकलता है, तो आपको मानना पड़ेगा कि रात में सूर्य निकलता है। अगर इसने कहा दिन में चंद्रमा निकलता है, तो आपको मानना पड़ेगा कि दिन में चंद्रमा निकलता है। अगर अपठित गद्यांश में कह रहा है कि चमगादड़ उल्टा नहीं सीधा ही लटकता है, तो आपको मानना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है आपको गाना याद रखना पड़ेगा। अपठित गद्यांश में तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। ठीक है, तो ये है, इस तरह से आपके अपठित गद्यांश से कितने प्रश्न आते हैं? अपठित गद्यांश से 5 प्रश्न आते हैं। 31 से 35 तक जो है आपके अपठित गद्यांश से प्रश्न। ये गद्यांश आएगा घुमक्कड़ शब्द से कौन सा प्रत्यय है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, स्वच्छंद में कौन सी संधि है। अब ऐसा नया एक ट्रिक ये लोग देने लगे हैं कि जो ग्रामर होती है वो पैराग्राफ से अटैच करके पूछने लगे हैं। जो पैराग्राफ होता है उसी से प्रश्नों को उसी से शब्दों को उठा लेते हैं और उसी से किसी का संधि पूछ देंगे, किसी का तत्सम पूछ देंगे, किसी का विलोम पूछ देंगे, किसी का पर्यायवाची पूछ देंगे। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। ये उच्चारण स्थान जो कि आपका अल्फाबेट छोटा बड़ा ये सब पूरा आता है ना, वर्णमाला से ये प्रश्न आया है। 4 गज मलमल का विशेषण आता है। समास क्या होता है, तत्सम रूप क्या होता है, आँख, मैंने कल आपको सिलेबस में हर एक चीज़ आपको मेंशन दिखाई थी। तो ये आँख के किरकिरी होना मतलब मुहावरे पूछा गया है, शुद्ध वर्तनी पूछा गया है, शुद्ध रूप क्या होता है इसका। ठीक है, फिर ये उच्चारण स्थान से प्रश्न आ जाता है आपके वर्णमाला से लगभग जो है आपके 3 से 4 प्रश्न आ जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय पूछा जाता है। ये उपत्यका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना, वाक्यांश जिसे कहते हो, वो आते हैं आपके हिंदी में। और निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य, सरल वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, इसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। ये फिर वही उसी तरह से प्रश्न रिपीटेड है। ये पूरा सिलेबस जो है मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें कराऊंगी। फिर इसमें रचना पूछ दी जाती है, रचना भी आती है, रचना का भी प्रश्न पूछा जाता है, तद्भव तत्सम। ठीक, और ये आ जाते हैं आपकी ये पंक्तियाँ किसने ली हैं, किसने दी हैं, चौराहा, समास क्या है। इसी तरह से ही आपका लैंग्वेज का होता है। अब सेकंड लैंग्वेज में अगर आपको इंग्लिश लेनी है तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, अन्यथा अगर संस्कृत लेना चाहते हैं तो आप संस्कृत ले सकते हैं। तो इंग्लिश का भी इसी तरह से पैटर्न आता है आपका। इंग्लिश में भी आपकी ग्रामर आती है, एक्टिव पैसिव आते हैं, एंटोनिम्स एनोनिम्स आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है और अनसीन पैसेज आता है। तो इस तरह से इसमें भी उसी तरह से जो हिंदी, जिस तरह से हिंदी का वर्णमाला है, इस तरह से इंग्लिश से भी संबंधित जो ग्रामर है वो पोर्शन इंग्लिश में भी आता है। ये देखिए अनसीन पैसेज भी आया हुआ है, तो अनसीन पैसेज के लिए आपको याद ही रखना है। फिर ये संस्कृत, संस्कृत में भी अब ये भी आपको कितने नंबर देगा, संस्कृत भी कितने नंबर देगा, 30 नंबर देगा। इंग्लिश हो या संस्कृत हो या हिंदी हो, कोई भी हो, ये कितने नंबर देगा आपको, 30 नंबर देगा। तो प्रत्येक विषय को समान रखना है, प्रत्येक विषय को एक रूप पढ़ना है। हर एक 5 जो सेक्शन है आपको एक दिन में कम से कम 5 विषयों को कम से कम 1-1 घंटा पढ़ना चाहिए। और अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर मेरे साथ आप तैयारी करना चाहते हैं, तो मिनिमम कम से कम 2 क्लास मैं आपको दूंगी पर डे, चूँकि सिलेबस ज़्यादा है। और अभी चाहे तो आपको सीडीपी की क्लास मिलेंगी, इसके अलावा ईवीएस की मिलती रहेगी या फिर हिंदी की मिलती रहेगी। कोई 2 क्लास आपको रेगुलर बेस पे मिलती रहेंगी। तो हिंदी और इंग्लिश की तरह संस्कृत में भी ग्रामर आती है और अपठित गद्यांश आता है। तो ये रूप आते हैं, धातु रूप क्या होता है, तो इसमें रूप आते हैं, है ना, पूरा ग्रामर आता है इसमें भी। इसमें भी जो है आपका क्या आता है, वर्णमाला आती है, अनुवाद आता है, समास आते हैं, गिनतियाँ, एक चीज़ और आती है इसमें, गिनतियाँ भी पूछ दी जाती हैं कि जो एकोनविंशति इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं।
कर्मवाच्य क्या होता है, कृत्यवाच्य क्या होता है, कृत प्रत्यय क्या होता है। ये देखिए गिनती पूछी गई है इसमें, ये एक गिनती जरूर आती है भाई। अगर 30 में आपको एक नंबर पक्का करना है तो गिनती याद करनी पड़ेगी। और मोस्टली 99.99% सिर्फ 9 डिजिट वाली गिनतियां आती हैं ज़्यादातर, कि 19 को क्या कहते हैं, 29 को क्या कहते हैं, 39 को क्या कहते हैं, 49 को क्या कहते हैं, 59, 69। तो जो 9 वाली डिजिट होती है ज़्यादातर यही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पढ़ने में थोड़ा सा एक कम और ज़्यादा करके होता है। मैं आपको सारी चीज़ें आपको बता दूंगी विद नोट्स, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी समय है आपके पास, हालांकि उतना नहीं है कि बिल्कुल आप टेंशन फ्री होके बैठे, फिर भी ठीक है। तो ये इस तरह से जो आपके प्रश्न आते हैं, ये देखिए गद्यांश आएगा, गद्यांश से संबंधित इसमें प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। अब आ जाता है जिससे आपको सबसे बड़ा डर लगता है, आपका खौफ। तो ये मैथ है, ये कितने नंबर की आती है, ये भी आती है 30 नंबर की। तो ये देखिए आप कितना आसान सा प्रश्न है आसान सा प्रश्न। आप कहेंगे कहाँ आसान है मैम, तो ये आपने सब प्रश्न किसमें, डीएलएड में करे हुए हैं, या जिन्होंने बहुत लंबे समय से पढ़ाई छोड़ी हुई है उनके साथ में आपको दोबारा रिवीज। ये देखिए रीजनिंग का भी प्रश्न एक तरीके से इसमें आ गया कि जनवरी में 91 में ये दिन था, तो ये अब कौन सा दिन होगा। इस तरह से रीजनिंग भी इसमें थोड़ी सी एक या दो प्रश्न आ जाते हैं। ये देखिए सरल भिन्न वाले आ जाते हैं, सिंप्लीफाई करना है, ट्रायंगल, टिग्नोमेट्री आ जाती है, आरोही अवरोही किस तरह से हैं, ये प्रश्न है। तो ये जब पंचभुज का अंतः कोण क्या होता है, ये सारा प्रश्न जो सारी मैथ है, ये आपको सिर्फ एर्थ लेवल तक की मैथ आती है, फर्स्ट से लेकर के एर्थ तक की। अगर जो लोग जिनको मैथ से फोबिया है, मैथ से डर लगता है, तो वो कुछ ना करें, वो चुपचाप शांति से गवर्नमेंट की जो किताबें होती हैं 6 फर्स्ट से, अगर फर्स्ट से मिल जाए तो फर्स्ट वाला तो पता ही होगा आपको, थर्ड से एर्थ तक का सारी किताबें ले लें और एक एक करके सारी किताबों को मैथ से रिवीजन करते जाएं, तो ये आपको बिल्कुल आसान लगने लगेंगे सारे प्रश्न। ये सब जो है सारे प्रश्न आपको 7th 8th 6th 5th लासा मासा पूछा जाता है, वर्गमूल पूछा जाता है, घनमूल पूछा जाता है। कहिए आपने ये सब 6 7 में नहीं पढ़ा क्या, पढ़ा है ना, फिर डर किस बात का। दोबारा से उठाइए पेन कॉपी कलम। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो उठिए, उत्तिष्ठ, जागृत, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है। फिर से दोबारा से रीस्टार्ट करिए। अभी आपने नई मूवी देखी होगी, रीस्टार्ट जिसमें कहते हैं ना, आईपीएस जो बने हैं उनके ऊपर जो मूवी बनी है वो देखी होगी आपने। तो मैथ का जो डर है, आपका फोबिया है, उसको दूर करिए। कौन सी 99 से विभाजित नहीं, अब विभाज्यता के नियम पढ़ लेंगे तो आपको आसान लगने लगेगी। पाई क्या है, एक परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, ये बताइए इसमें कौन सी आपको गणित लगानी है, पढ़नी तो है, पढ़ के बस आसानी से आप बता सकते हैं किस तरह से मैथ है। मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे प्रश्न आपको 6 7 8 की किताबों में मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप थर्ड से किताबें उठाइए। जिनको थोड़ी सी भी मैथ आती है वो 6 7 8 से बुक्स उठाएं मैथ की। जिनको बिल्कुल भी गणित नहीं आती है वो क्लास थर्ड, जोड़ घटाना तो आता ही होगा, तो क्लास थर्ड से मैथ की बुक उठाएं। ये देखिए अभाज्य क्या होती हैं, 2 गुना संख्या है, एक वर्गमूल है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ हानि प्रतिशत पूछा जाता है, शेषफल भागफल पूछा जाता है। ये सब आपका 6 7 8 की बुक्स में है, इसलिए बिल्कुल भी मैथ को फोबिया, मैथ से डरिए मत, मैथ को फोबिया मत बनाइए। धन पूर्णांक क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वर्गमूल क्या है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्या है, ये सारे प्रश्न जो हैं आपके आते हैं। ज्योमेट्री भी आती है इसमें। अब ये देखिए इसमें कौन सा आपका याद करने वाला है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे, किसको नहीं पता होगा बताइए। तो ये इस तरह से 120 प्रश्न जो थे यहाँ तक आपके गणित के थे। अब ये जो 5th नंबर का सेक्शन होता है, इसमें आप जितना बेहतर करेंगे ये नंबर आपको सॉलिड नंबर मिलते हैं। चूँकि टीईटी में माइनस मार्किंग नहीं होती है तो आप
4 सेक्शन से बिल्कुल सॉलिड मार्क्स ला सकते हैं। पहला हो गया आपका सीडीपी, दूसरा हो गया आपका हिंदी, तीसरा हो गया संस्कृत ऑब्लिक इंग्लिश, जिनके पास इंग्लिश है या फिर जिनके पास संस्कृत है, और चौथा हो गया आपका इन्वायरमेंट है, जिनको मैथ से डर लगता है। हाँ, ऐसा नहीं मैं कह रही कि आप मैथ के बिना टीईटी निकाल लोगे, मैथ पढ़नी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इक्वलिटी रखनी पड़ेगी। आप 30 में सोच रहे हो तो आपको 30 में 30 मिलना थोड़ा सा हो सकता है आपके आ जाए, लेकिन कठिन होगा जब तक आप पूरे 150 नंबर की तैयारी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको 150 नंबर की तैयारी करनी है। हाँ, ये जो 4 सेक्शन है ये आपको मैक्सिमम स्कोर करवा सकते हैं। तो ये इन्वायरमेंट से संबंधित सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। ठीक है, आपको ये पूरा एलपीजी, इसमें पूरा आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, तो ईवीएस में ये सारे सेक्शन आ जाते हैं। ये देखिए आपको मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा कौन है, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, आर्सेनिक जल प्रदूषण इन्वायरमेंट से आ गया, पश्चिमी दक्कन शुष्क है क्यों, इसका कारण क्या है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम क्या है, तो इसमें जो है आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। वायुमंडल की ऊपरी सीमा की प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती हैं। किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य, ये आपको डीपी उस पर पूछ दिया गया है, आपको हमारी पॉलिटी से संबंधित प्रश्न पूछ दिया गया है। पॉलिटी यानी कि ये घास भूमि क्षेत्र पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित कब किया गया था। निम्न में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है। अम्लीय वर्षा संबंधित है, किससे संबंधित है, WWF से क्या आशय है, फूलों की घाटी अव्यवस्थित है कहाँ पे, ये तो सब जनरल क्वेश्चन होंगे, आपको पता होंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी पूछ दिया गया आपसे। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। ये सारे प्रश्न ज्योग्राफी से आ गए। ध्रुव तारा कहा जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब हुआ। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। समझौता लखनऊ समझौता कब हुआ, ये आपका इतिहास का प्रश्न आ गया, मॉडर्न हिस्ट्री का। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पे है। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग से संदर्भित प्रश्न। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अव्यवस्थित है। तो ये 150 प्रश्नों को आपने देखा। ये जो है प्रश्न आपके किस तरह से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल भी डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूपीटीईटी कोई इतना बड़ा इशू, बड़ा वो नहीं है आपका एग्ज़ाम। और सबसे अच्छी बात है इसमें आपके माइनस मार्किंग नहीं होती है। 4 सेक्शन ऐसे हैं, आपका सीडीपी हिंदी या इंग्लिश, और आपका ईवीएस और संस्कृत। तो ये 4 सेक्शन आपके ऐसे हो गए जो आपको सॉलिड नंबर दिला सकते हैं। इनको बिल्कुल भी आराम से पढ़ते रहिए। कम से कम मैथ्स जिनको डर लग रहा है वो मैथ के, मैंने बोला कि आप अगर बिल्कुल भी बिलो हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे हैं, ज़ीरो लेवल पे हैं, तो थर्ड से मैथ उठाएं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और क्लास थर्ड की जो मैथ होती है, क्लास थर्ड से उनकी मैथ की बुक लें, उससे पढ़ना शुरू करें। और जिनको थोड़ी सी भी मैथ आती है वो क्लास 6, 7, 8 से पढ़ना शुरू करें। ठीक है, तो ये तो था आपका टीईटी का पेपर। और इसी तरह से मैं आपको कल अभी थोड़ी देर बाद आपको लेक्चर मिल जाएगा एक सीडीपी का। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर टीईटी से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है, आपको कोई पूछना है, आपकी तैयारी कैसे करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।